वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर फाइटर 1.0 बैच में मैं अजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। फाइटर 1.0 बैच में हम लास्ट लेक्चर में सेल डिवीजन को डिस्कस कर रहे थे और सेल डिवीजन में हमने माइटोसिस को समसूत्री विभाजन को डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे मियोसिस को, बट थोड़ा सा एक चेंज किया है और वो चेंज किया है स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज भेजे कि सर ये एंड मूवमेंट चल रहा है, आप रिवीजन को थोड़ा सा और स्पीड अप कर दो, हमारा और कम समय लेकर, यानी आप यदि 1 घंटे का लेक्चर बना रहे थे तो आप उसकी 40 मिनट का लेक्चर बना के आप हमें हमारा वो टॉपिक खत्म करवा दो जिससे हम कम समय में फायदा ले सकें। तब इसके लिए हमने क्या किया कि चूंकि सारे बच्चों ने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, केवल मुझे एक बार फिर उन्हें याद दिलाना है, तो सीधे मैं एनसीईआरटी को यहां पर ओपन कर देता हूं और मैं सारी चीजें आपको समझाते चलता हूं। अभी भी आपको एक एक शब्द समझ आ जाएगा, अभी भी आपको एक एक तरह के क्वेश्चन जो सेल डिवीजन या आगे आने वाले चैप्टर्स के हैं वो सभी करवा दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मियोसिस को, अर्धसूत्री विभाजन को। यदि हम बात करें माइटोसिस वर्सेस मियोसिस की, बेटा माइटोसिस में नई सेल्स जो बनती हैं वो नई सेल्स वही सेम जीनोम प्राप्त करती हैं जो पेरेंटल सेल में था, क्योंकि समसूत्री विभाजन के दौरान किसी भी तरह का जीन विनिमय या जीन रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। जीन विनिमय बोलें, जीन रिकॉम्बिनेशन बोलें या क्रॉसिंग ओवर कहें, इनमें से कोई भी घटना समसूत्री विभाजन के दौरान संपन्न नहीं होती, पहला। नंबर दूसरा, समसूत्री विभाजन में पेरेंटल सेल में जितने क्रोमोसोम थे उन्हीं सेम नंबर में क्रोमोसोम डॉटर सेल में होते हैं। मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम विभाजन से पहले व विभाजन के बाद समान रहते हैं समसूत्री में। अर्धसूत्री में क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग होता है समजात जोड़े के जो गुणसूत्र हैं। अब समजात जोड़े का मीनिंग समझें। हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं। मनुष्य में टोटल 46 क्रोमोसोम हैं जिन्हें हम 23 जोड़े भी कहते हैं। 23 जोड़े मतलब हर जोड़े में कितने क्रोमोसोम है? 2। मान लो ये 2 क्रोमोसोम हैं, ये मेरी 2 हथेलियां जो हैं ये 2 क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये दोनों पहले जोड़े की हैं। मतलब ये पहले जोड़े के 2 क्रोमोसोम, ये दूसरे जोड़े के 2 क्रोमोसोम, इसी तरह डैश 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 करते हुए ये 23वें जोड़े के 2 क्रोमोसोम हैं। तो हर जोड़े में जो 2 क्रोमोसोम होते हैं उन्हें बोला जाता है समजात जोड़े के गुणसूत्र या होमोलॉगस पेयर के क्रोमोसोम। तो समजात जोड़े के क्रोमोसोम पास पास आते हैं, पास पास आकर आपस में उलझते हैं और उलझने के बाद जब ये सेपरेट होते हैं तो उलझे और सेपरेट हुए, इसके दौरान क्या हुआ, इस गुणसूत्र का कुछ हिस्सा यहां चला गया और इस गुणसूत्र का कुछ हिस्सा इसके साथ चला गया। मतलब इन समजात जोड़े के गुणसूत्रों ने अपने कुछ भागों का आदान प्रदान कर लिया है और ये जो आदान प्रदान किया है उन्होंने, इसको ही बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, इसको ही बोलते हैं जीन विनिमय या जीन रिकॉम्बिनेशन। मैंने अभी अर्धसूत्री पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, मैं केवल इतना सिखा रहा हूं कि समसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है। और क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? समजात जोड़े के गुणसूत्रों के जो क्रोमेटिड्स हैं, जो आधी आधी भुजाएं हैं, अर्ध अर्ध गुणसूत्र हैं, उनके बीच में गुणसूत्र के भागों का क्या होना, आदान प्रदान होना, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये डिफरेंस हमें याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर कभी भी माइटोसिस में होने वाली नहीं है। क्रॉसिंग ओवर कहां होगी? मियोसिस में होगी, अर्धसूत्री विभाजन में होगी। क्या इतना कंफर्म है सभी को? और आगे यदि हम चलें तो यहां पर अब हमें जिस तरह से हम लोगों ने माइटोसिस के जस्ट पहले इंटरफेस पढ़ी थी,
इंटरफेज या जिसे तैयारी की प्रावस्था बोलते हैं या जिसे रेस्टिंग फेज कहते हैं, ये वो फेज है जिसके दौरान हमें गुणसूत्र दिखाई नहीं देते, गुणसूत्र के स्थान पर गुणसूत्र का द्रव्य दिखाई देता है, वो इंटरफेज है। तो जिस तरह की इंटरफेस माइटोसिस के पहले हमने पढ़ी थी, जिसमें G1 S G2 ये सारी प्रावस्थाएं थी, बिल्कुल सेम वैसी ही इंटरफेस मियोसिस के भी पहले होती है। उसमें भी G1 S G2, उस जीवन के दौरान सेल उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाती है। एस फेज के दौरान डीएनए का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है। G2 फेज के दौरान प्रोटीनों का संश्लेषण हो जाता है। यही सारे काम हमने समसूत्री विभाजन के पहले की इंटरफेज में भी पढ़े थे। अब स्टार्ट होगी अर्धसूत्री विभाजन, इसका कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक का विभाजन, जो 2 चरणों में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम व अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, फर्स्ट व सेकंड। ये जो मियोसिस फर्स्ट है, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो 46 क्रोमोसोम एंटर होते हैं वो हो जाते हैं 23। इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जबकि मियोसिस सेकंड में जो सेल एंटर होती है, उस सेल में हमारे 23 क्रोमोसोम थे। आफ्टर मियोसिस सेकंड 23 ही रहेंगे। मतलब हमें ये समझ आ गया है कि जो हमारी मियोसिस 1 है, मियोसिस फर्स्ट, इसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 से 23 हो जाता है। जबकि बात करें मियोसिस सेकंड की, इसमें जो 23 क्रोमोसोम वाली सेल एंटर हुई थी, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कितने रहेंगे? 23। इसीलिए ये जो मियोसिस सेकंड है, अरे ये कुछ और नहीं, ये माइटोसिस के इक्विवेलेंट है, और माइटोसिस ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है केवल और केवल मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट को हमने प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट में डिवाइड किया है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। इस प्रोफेज फर्स्ट को और आगे हमने फर्दर 5 उपावस्थाओं में बांटा है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ध्यान से याद रखना बहुत जरूरी है। तो याद रखें, जो हमारी मियोसिस है, उस मियोसिस में जो एम फेज होती है, एम फेज यानी जिसमें केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इस पूरी मियोसिस में इंटरफेस को शामिल नहीं कर रहा हूं मैं, इस पूरी मियोसिस में, जिसमें मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकंड है, उसमें हमारी प्रोफेज फर्स्ट सबसे ज्यादा लंबी, सबसे ज्यादा जटिल, सबसे ज्यादा नाटकीय प्रक्रम है। जो प्रोफेज है ना, वो सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली प्रोसेस है। प्रोफेज फर्स्ट, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सेकंड नहीं, प्रोफेज फर्स्ट सबसे ज्यादा लंबी प्रोसेस है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो सबसे पहले तो ये सीक्वेंस याद होना, ठीक है। यदि हम थोड़े से आगे चलें तो अब हमें जो प्रोफेज 1 है, उस प्रोफेज 1 की इन अवस्थाओं को समझना है। लेप्टोटीन को, जाइगोटीन को, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, इनके हिंदी और इंग्लिश नेम यहां पर लिखे हैं। जैसे युग्मपट्ट जाइगोटीन है, तनुपट्ट लेप्टोटीन है, स्थूलपट्ट पैकिटीन, द्विपट्ट में डिप्लोटीन और पारगति क्रम या इसे बोलते हैं डायाकाइनेसिस। आइए एक एक करके समझते हैं। ये चीज समझने से पहले एक छोटी सी कहानी समझना। बेटा, यदि आप कोई काम करना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर काम करने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी होगी। कोई भी काम आप करना चाहते हो, मान लो हमारे घर पर एक फंक्शन है, शादी होने वाली है ना, तो शादी होने से पहले क्या होगी? उसकी तैयारियां चलेंगी।
फिर एक दिन वो आएगा जिस दिन एक्चुअल में क्या होने वाली है, शादी। और उसके बाद जब शादी खत्म हो जाती है तब उन तैयारियों की साफ सफाई करी जाती है। हम जिस घर से आए थे वापस उसी घर लौटते हैं, क्योंकि हमने शादी किसी मैरिज गार्डन से की थी। फिर हम वापस वहीं रिटर्न होते हैं। तो 3 स्टेप हैं। नंबर 1 तैयारी, नंबर 2 वास्तव में होने वाला वो काम, और नंबर 3 साफ सफाई करवानी होगी। तो इन तीनों चीजों को याद रखते हुए हमें पूरी की पूरी प्रोफेस फर्स्ट को समझना है। ठीक है, मान लो हमें शादी करवानी है ना। लड़का दिल्ली का है, लड़की इंदौर की है। यदि शादी होना है तो भाई ये दोनों पहले दूर दूर थे, इनको कहाँ लाना होगा, पास पास। अब पास पास आ चुके हैं, अब क्या होगा, ये आपस में इंटर ट्विन, अरे गुणसूत्र है रे भाई, है ना। आपस में क्या हो गए हैं, इंटर ट्विन हो गए हैं, आपस में उलझ गए हैं। और उलझकर जब ये अलग होंगे तो ये होगी साफ सफाई। मतलब एक्चुअल में हमें मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है उसके दौरान हमें यहां पर करवानी है, हमें करवानी है क्रॉसिंग ओवर। तो आप यहां देखना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन व डायाकाइनेसिस। चूंकि हमें यहां प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर करवानी है, मतलब क्रॉसिंग ओवर वो इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए हम प्रोफेज 1 को करवाने वाले हैं। तो भाई वो कहां पर होगी, वो होगी बीचों बीच। तो यहां पर आप याद कर लें, इसके भी ऊपर 2 स्टेप, इसके भी नीचे 2 स्टेप। तो यहां पर तो हो गई क्रॉसिंग ओवर। यहां पर क्या होगी, यहां पर होगी साथियों तैयारी। यहां नीचे क्या होगी, नीचे होगी साफ सफाई, मतलब पहले जैसी स्थिति को रखा जाएगा। तो जिस तरह से हमारी माइटोसिस की प्रोफेज के दौरान संघनन का प्रारंभन हुआ था, बिल्कुल वैसे ही यहां तैयारी करवानी है क्रॉसिंग ओवर की। तो तैयारी के लिए पहले गुणसूत्र दिखना तो प्रारंभ हो, क्योंकि अभी तक हमें गुणसूत्र दिखाई नहीं दे रहा था। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, हमें गुणसूत्र दिखाई देना प्रारंभ होना चाहिए, इसलिए लेप्टोटीन के दौरान संघनन का प्रारंभन होगा, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन होगा। और जैसे जैसे संघनन आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे गुणसूत्र हमें दिखाई देना प्रारंभ होंगे। तो यहां देखते हैं लेप्टोटीन में साथियों संघनन का प्रारंभन, साथ ही साथ जो सेंट्रियोल एस फेज के दौरान डुप्लीकेट हो गए थे वो सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की तरफ चलना, अपोजिट पोल्स की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में जो हमारे क्रोमोसोम थे समजात जोड़े के, वे एक दूसरे के पास पास आकर जमा हो जाते हैं। मतलब पहले जो क्रोमोसोम सिंगल 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 पूरी कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैले हुए थे, वो क्या होंगे, वो समजात जोड़े के गुणसूत्र एक दूसरे के आमने सामने आकर इस तरह से एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं जाइगोटीन अवस्था, और जाइगोटीन में इनके चिपकने को बोलते हैं सिनेप्सिस। तो इसे हम बोलेंगे कि भाई ये आपस में जुड़ चुके हैं, मतलब यहां पर हो गई है सिनेप्सिस की प्रक्रिया। इसी सिनेप्सिस के दौरान 2 शब्द और समझना, एक शब्द है बेटा बाइवेलेंट और एक शब्द है टेट्राड। बेटा कभी भी मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट ये शब्द यदि लिखे आए तो आप समझ लेना ये गुणसूत्र के लिए हैं। मोनाड, डायाड, ट्रायाड, टेट्राड ऐसा लिखा है तो ये गुणसूत्र की भुजाओं के लिए है। तो चूंकि जाइगोटीन में 2 गुणसूत्र आपस में चिपके हैं कुछ इस तरह से, जब ये 2 गुणसूत्र आपस में चिपके हैं तो इसे हम बोलेंगे बाइवेलेंट, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है। हर क्रोमोसोम में होती हैं 2 भुजाएं, तो 2 गुणसूत्रों में होंगी 4 भुजाएं, इसलिए इसे हम बोलेंगे टेट्राड। तो जाइगोटीन जिसमें सिनेप्सिस होती है, इस सिनेप्सिस के दौरान हमें बाइवेलेंट दिखेगा, हमें टेट्राड अवस्था दिखाई देगी। क्या इतना ध्यान रह जाएगा? तब जाके पैकिटीन में क्या होनी है, क्रॉसिंग ओवर। अरे भाई क्रॉसिंग ओवर का मतलब है गुणसूत्र के भागों का आदान प्रदान, बट ये गुणसूत्र इसके साथ जाए, ये इसके साथ जाए, इसके पहले गुणसूत्र का दिखना भी तो जरूरी है ना। मतलब पहले क्या होगी, पहले होगी तैयारी,
तैयारी में सबसे पहला काम है संघनन का प्रारंभन होगा लेप्टोटीन के दौरान। सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ करेंगे। जाइगोटीन में समजात जोड़े के गुणसूत्र जो हमें दिखाई देना प्रारंभ हो गए हैं, वे समजात जोड़े के क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आकर खड़े हो जाएंगे और इसी को हम बोलेंगे सिनेप्सिस, या इसी में हमें दिखाई देंगे बाइवेलेंट व टेट्राड अवस्था। लेकिन चूंकि लगातार संघनन चल रहा है, इसलिए जब पैकिटीन आएगी तो पैकिटीन में ये बाइवेलेंट और पैकिटीन में ये टेट्राड और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा और ज्यादा हमें क्लियर दिखाई देना प्रारंभ होगा। और इसी समय यहां पर ये आपस में ऐसे उलझ चुके हैं। ये उलझने के लिए यहां पर एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है रीकॉम्बिनेज, और रीकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा रीकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगी। देखें यहां नोड्यूल क्या है। अभी ये गुणसूत्र ऐसे थे, इनकी मोटाई बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही ये उलझेंगे तो गुणसूत्र इस हिस्से में आकर थोड़ा सा ज्यादा मोटा दिखाई दे रहा है। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल या पुनर्संयोजन ग्रंथिका। तो पैकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर के लिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखाई देगी। चूंकि संघनन अच्छा खासा और ज्यादा हो चुका है, तो बाइवेलेंट और टेट्राड ये दोनों भी पैकिटीन में और ज्यादा क्लियर होंगे और ज्यादा स्पष्ट दिखाई देंगे और गुणसूत्र के भागों का आदान प्रदान हो जाएगा। हो गई भाई शादी, करवा दी शादी, हो गया आदान प्रदान। अब क्या करवानी है? साफ सफाई। साफ सफाई करवानी है मतलब फिर से गुणसूत्रों को क्या करना है? अलग। तो जो ऐसे उलझे थे डिप्लोटीन में जाकर वो कुछ इस तरह के हो जाएंगे गुणसूत्र जो हैं, और इसे बोलते हैं विनिमय स्थल के अलावा हर एक बिंदु से गुणसूत्र आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएगा। विनिमय स्थल के अलावा, है ना। विनिमय स्थल कौन सा? जहां पर गुणसूत्रों ने अपने अपने भागों का आदान प्रदान किया है, केवल उस स्थान पर गुणसूत्र आपस में जुड़े रहेंगे, बाकी सारे स्थानों पर गुणसूत्र एक दूसरे को छोड़ देंगे। देखें अभी तो पूरे चिपक गए थे। ये है विनिमय स्थल। केवल इस स्थल पर अब ये गुणसूत्र आपस में जुड़े हैं और आप देख पा रहे होंगे अंग्रेजी के एक्स लेटर के समान ये संरचना बनी है। इसे बोलते हैं कियाज्मेटा। मतलब डिप्लोटीन के दौरान आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी जिसे बोलते हैं कियाज्मेटा। डायाकाइनेसिस में क्या होगा? ये जो कियाज्मेटा है ये धीरे 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 गुणसूत्र के सिरों की तरफ जाएगा शिफ्ट होते होते, और फाइनली जो गुणसूत्र हैं वो अलग हो जाएंगे, वो पृथक हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं कियाज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन, कियाज्मेटा का उपांति भवन। तो अब एक बार फिर से सुनना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्टोटीन के दौरान संघनन का प्रारंभन होगा जाएगो, और इसी लेप्टोटीन में जो सेंट्रियोल है वो विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे। जाइगोटीन के दौरान सिनेप्सिस होगी। एक कॉम्प्लेक्स है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो समजात जोड़े के गुणसूत्रों को आपस में चिपका देगा। बाइवेलेंट व टेट्राड दिखना प्रारंभ होंगे, बट वो बहुत ज्यादा क्लियर कब होंगे? पैकिटीन में। और इसी पैकिटीन के दौरान क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, समजात जोड़े के गुणसूत्रों के भागों का आदान प्रदान हो जाएगा, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अब होगी साफ सफाई। तो डिप्लोटीन के दौरान कियाज्मेटा दिखेगा। विनिमय बिंदु के अलावा हर एक स्थान से जो गुणसूत्र हैं वो अलग हो जाएंगे, और फाइनली अब कियाज्मेटा का होगा टर्मिनलाइजेशन जो होता है डायाकाइनेसिस में। ठीक है, तो ये है हमारी प्रोफेज फर्स्ट। यही सब बेटा यहां पर लिखा है, यही सारी चीजें यहां पर उसने हमें लिखकर दे रखी हैं। चलिए यहां देखें डायग्राम्स पर यदि हम आए तो अब जो गुणसूत्र हैं ये गुणसूत्र यहां पर हमें करके बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भाई करके? मैं इसे इरेज कर देता हूं इस सर्किल को, नहीं तो लोगों को लगेगा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बना दी है, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट के दौरान ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाता है। गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, ये सारी चीजें भी डिसअपियर हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर चल रही है, गुणसूत्र जो है समजात जोड़े के वो आपस में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। अब मेटाफेज एनाफेज जो मैं पढ़ाऊंगा मियोसिस फर्स्ट की, इसी समय आपको देख लेना है कि माइटोसिस की जो मेटाफेज और एनाफेज है उसका और इसका क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। ठीक है, तो बेटा जब ये अलग हो जाएंगे,
इसी समय सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों पर पहुंच चुका है, और जैसे ही सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों पर पहुंचेगा हम बोलेंगे प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो गई है, मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट हो रही है। मेटाफेज फर्स्ट के दौरान समजात जोड़े के जो दो गुणसूत्र हैं, समजात जोड़ा मतलब टोटल 23 जोड़े, हर जोड़े में कितने क्रोमोसोम है? 2। तो समजात जोड़े में जो 23 जोड़े या समजात जोड़े जो हमारे पास उपस्थित हैं, उसमें हर जोड़े के एक क्रोमोसोम से, एक गुणसूत्र से ऊपर के सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर व उसी जोड़े के दूसरे गुणसूत्र से नीचे के सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। जबकि माइटोसिस में क्या हुआ था? हर गुणसूत्र के साथ ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर भी और नीचे वाले स्पिंडल फाइबर भी, दोनों तरफ के स्पिंडल फाइबर हर गुणसूत्र के साथ जुड़े थे, हर गुणसूत्र के साथ अटैच हुए थे। उससे क्या हुआ था भाई? उससे ये हुआ था कि पूरे जो 46 क्रोमोसोम थे उनकी केवल एक मेटाफेजिक प्लेट बनी थी और दोनों तरफ के स्पिंडल फाइबर हर एक क्रोमोसोम के कांटेक्ट में थे। लेकिन यहां पर क्या होगा? मियोसिस में जोड़े के एक क्रोमोसोम से ऊपर वाले, एक क्रोमोसोम से केवल नीचे वाले जुड़े हैं। इससे कितनी मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी? 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी। इस पर 23 गुणसूत्र अरेंज रहेंगे और इस नीचे वाली पर भी 23 गुणसूत्र अरेंज रहेंगे। जैसे ही ये मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी हम बोलेंगे मेटाफेज खत्म हो गई है और एनाफेज का प्रारंभ हो रहा है, और एनाफेज के प्रारंभ में ही हमारे जो स्पिंडल फाइबर हैं उनमें होगा संकुचन। अपने अपने ध्रुवों की तरफ गुणसूत्रों को खींचा जाएगा। इसलिए समजात जोड़े के गुणसूत्र में से एक एक गुणसूत्र एक ध्रुव पर, दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव पर आता है। मतलब ये 23 गुणसूत्र ऊपर वाले सेंट्रियोल पर, ऊपर वाले ध्रुव पर, नीचे 23 गुणसूत्र और आ जाएंगे। तो ऊपर 23 और नीचे 23। अंतर क्या हो गया भाई माइटोसिस से? माइटोसिस में चूंकि एक ही क्रोमोसोम से ऊपर व नीचे दोनों तरफ अटैचमेंट था, तब गुणसूत्र आधे आधे भागों में टूटा था और सेंट्रोमियर जो है, गुणसूत्र बिंदु जो है, उसकी स्प्लिटिंग हो गई थी, उसका विपाटन हो गया था। बट यहां पर मियोसिस फर्स्ट की, एनाफेज फर्स्ट में ऐसी कोई स्प्लिटिंग होने वाली नहीं है। कंप्लीट क्रोमोसोम ऊपर और एक कंप्लीट क्रोमोसोम जो है वो नीचे आएगा। यहां हाफ हाफ क्रोमोसोम होने वाली कहानी बिल्कुल भी नहीं है। फाइनली टीलोफेज के दौरान आकर वे क्रोमोसोम जो हैं वो यहां पर 23 जो क्रोमोसोम हैं वो अरेंज हो जाएंगे। पुनः न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो जाएगी, पुनः वो कोशिकांग रीअपियर हो जाएंगे और अब फाइनली हमारी जो सेल है वो एंटर करेगी मियोसिस सेकंड में। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी। ये मियोसिस सेकंड जो माइटोसिस के जैसा है, आप चाहें तो एक बार देख भी लें इसको। यहां पर वो जो सेल आई 23 क्रोमोसोम वाली, आप देखें केवल एक मेटाफिजिक प्लेट बनी है। इस मेटाफिजिक प्लेट पर उपस्थित गुणसूत्र ऊपर व नीचे दोनों तरफ के स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ा है। फिर वो टूटकर हाफ हाफ क्रोमेटिड्स जो हैं वो ऊपर और नीचे जा रहे हैं। इस तरह से ये मियोसिस सेकंड है। यहां देखना भाई, थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं फिर से मियोसिस और माइटोसिस का। यदि आप लोगों को ध्यान है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है पहले भी, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था मैंने, G1, फिर ये S, फिर यहां पर ये G2 फेज, प्रोफेज, ये माइटोसिस का लिख रहा हूं मैं, ये मेटाफेज, ये बेटा एनाफेज, लास्ट में टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस होकर फाइनली हमें मिलेंगी सेल्स यहां पर। तो क्या हुआ राजा बेटा, यहां देखो, यहां पर जो सेल एंटर कर रही है वो सेल क्या है? 2n इक्वल टू 46 और डीएनए का अमाउंट क्या है? 2c। जो सेल यहां पर एंटर कर रही है वो क्या है? 46 क्रोमोसोम है और 2c डीएनए है। जीवन में भी क्या रहा? 46 2c। एस में एंटर कितने क्रोमोसोम हुए? 46। डीएनए एंटर कितना हुआ? 2c। एस फेज के एंड में
डीएनए इंक्रीज होकर कितना हो गया है 4C, क्रोमोसोम का नंबर बट अभी भी कितना रहेगा 46, बिकॉज डीएनए डबल होता है बट क्रोमोसोम का नंबर डबल होने वाला नहीं है। यहां देखें ये 4C डीएनए कहां आ गया G2 में 46 क्रोमोसोम के साथ। प्रोफेज में क्या हो गया, संघनन हो गया, संघनन से 46 क्रोमोसोम दिखने लगे 4C डीएनए। मेटाफेज में क्या हुआ भाई, सारे के सारे जो 46 क्रोमोसोम हैं वो एक मेटाफेजिक प्लेट पर आकर जमा हो गए हैं। इसमें ऊपर के स्पिंडल फाइबर व नीचे के स्पिंडल फाइबर हर एक गुणसूत्र के साथ जुड़े हैं। अब फाइनली एनाफेज के दौरान क्या होगा, 46 का आधा और 46 का आधा, बट आप इसे 23 मत कहना। 23 बोलने का मतलब यह है कंप्लीट 23 क्रोमोसोम ऊपर और कंप्लीट 23 क्रोमोसोम नीचे आए, बट ऐसा नहीं है। यहां पूरे जो 46 हैं उनका आधा हिस्सा ऊपर गया है, इसलिए यहां मैथमेटिशियन मत बन जाना, यहां बायोलॉजिस्ट ही बने रहना, यहां जीव विज्ञान वाले ही बने रहना और लिखना 46 का आधा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही लिखना। और यहां पहुंच गया 2C डीएनए और यहां भी आ गया 2C। टीलोफेज के दौरान क्या हो जाएगा, डीकंडेंसेशन हो जाएगा, डीकंडेंसेशन हो जाएगा। अब तो हमें केवल इतना याद रहेगा कि यहां था 2C डीएनए, यहां भी कितना है 2C डीएनए, और जब साइटोकाइनेसिस होकर दो सेल रहेंगी तो उन दोनों सेल में भी 2C डीएनए रहेगा। जब पुनः माइटोसिस होगी, पुनः संघनन होगा, तो पुनः संघनन पर ये जो 2C डीएनए है ये बनाएगा 46 क्रोमोसोम। तो ये कहानी है साथियों माइटोसिस की। ठीक है, यहीं पर अब हम कहानी देखें मियोसिस की। ध्यान से समझना भाई, मियोसिस को समझते हैं। मियोसिस में भी राजा बेटा क्या होगी, सबसे पहले G1 फेज, फिर S, फिर G2, फिर क्या होनी है प्रोफेज फर्स्ट, फिर क्या आएगी भाई मेटाफेज फर्स्ट, फिर यहां पर एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, इसके बाद में आती है इंटरकाइनेसिस। बेटा इंटरकाइनेसिस जो है वो केवल एक गैप है, केवल एक टाइम इंटरवल है, इसके दौरान किसी भी पदार्थ का संश्लेषण या कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता, तो इंटरकाइनेसिस। देन क्या आएगी प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद हमें मिलेंगी 4 सेल्स। आइए समझते हैं एक एक करके यहां पर डीएनए कंटेंट एंड क्रोमोसोम के नंबर में किस तरह से वेरिएशन आएगा। पेपर में क्वेश्चन आएंगे एज इट इज, इसी टेबल से क्वेश्चन आएगा पेपर में। आइए स्टार्ट करें अपन। यदि यहां पर हम बात करें जो सेल एंटर हो रही है, दिखाई दे रही होगी आपको, ये सेल है 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम एंड जो डीएनए का कंटेंट है वो डीएनए का कंटेंट है 2C। जब हम G1 फेज में एंटर होते हैं, जीवन प्रावस्था में एंटर होते हैं, तो यहां पर 46 कॉमा 2C ये हमारा डीएनए पहुंचा। एस फेज में भी जो एंट्री हुई वो 46 की हुई, एंट्री बोल रहा हूं, ये मत सोच लेना सर एस में तो डबल होता है आप 2C लिख रहे हो। अरे भाई एंटर तो 2C होगा बट सिंथेसिस होकर ये बन जाएगा 4C, बट क्रोमोसोम का नंबर अभी भी रहेगा 46। G2 फेज में 46 क्रोमोसोम 4C डीएनए के साथ रहेंगे। प्रोफेज 1 में संघनन हो जाएगा और क्या होगी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, बट अभी भी क्रोमोसोम कितने रहेंगे 46 एंड 4C। बट मेटाफेज 1 में राजा बेटा क्या होने वाला है, अब यहां पर बनेंगी दो मेटाफेजिक प्लेट, एक पर 23 क्रोमोसोम, इस नीचे वाली पर भी 23 क्रोमोसोम, ऊपर के स्पिंडल फाइबर केवल ऊपर वाली प्लेट के क्रोमोसोम्स के साथ, नीचे के स्पिंडल फाइबर केवल नीचे वाली प्लेट के क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे। और एनाफेज 1 में कोई सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होने वाली नहीं है, ये ऊपर वाले क्रोमोसोम पूरे ऊपर, नीचे वाले 23 क्रोमोसोम पूरी तरह से नीचे। तो यहां एनाफेज में
कंप्लीट 23, यहां एनाफेज में नीचे वाले पोल पर कंप्लीट 23 क्रोमोसोम पहुंचेंगे, जिनके साथ रहेगा 2C डीएनए। लेकिन बेटा इस 23 को आप 46 का हाफ मत लिख देना, यही बायो की खूबसूरती है, इसीलिए मैं बायो को जिंदा विषय भी कहता हूं। देखो लिखा 23 है, बट आप यहां अपने गणित का प्रयोग करके 46 का हाफ नहीं लिख सकते। ये 23 को आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि ये 46 का हाफ है, ये गलत है इसके लिए। ऐसे ही यहां देखें, यहां 46 का हाफ लिख सकते थे, यहां 23 लिखना हमारे लिए सही नहीं था। तो ये 23 क्रोमोसोम कंप्लीट ऊपर। फाइनली क्या होगा, ये 2C, ये 2C और 23, ये यहां दो सेल हमें मिल गई हैं, 23,2C, 23,2C वाली। प्रोफेज सेकंड स्टार्ट होगी, फिर से संघनन जब होगा तो आप यहां देखें, मैं किसी एक सेल के साथ आपको दिखा रहा हूं। इसमें संघनन से जो 23 क्रोमोसोम हमें दिखे, वो सारे के सारे 23 क्रोमोसोम इस मेटाफेजिक प्लेट पर क्या हो जाएंगे, जमा। और अब मेटाफेजिक प्लेट बनेगी केवल एक, माइटोसिस जैसी। और इस मेटाफेजिक प्लेट में क्या होगा, ऊपर के स्पिंडल फाइबर व नीचे के स्पिंडल फाइबर दोनों सेम क्रोमोसोम्स के साथ अटैच रहेंगे। फाइनली अब यहां पर 23 का आधा हिस्सा ऊपर, 23 का आधा हिस्सा नीचे विथ cDNA। आधे आधे क्रोमोसोम, हाफ हाफ क्रोमेटिड्स जो हैं, या सॉरी हाफ हाफ क्रोमेटिड नहीं, क्रोमेटिड ही असल में अर्ध गुणसूत्र है, तो अर्ध गुणसूत्र ऊपर व नीचे जाएंगे। अब फाइनली यहां पर ये दो न्यूक्लियस cDNA के साथ में C एंड C, ये दो सेल बन गई हैं, ये C और ये cDNA। और हम जानते हैं जब cDNA में पुनः कंडेंसेशन होगा तो 23 गुणसूत्र जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये है हमारा सेल डिवीजन, यहां आके कंप्लीट हो गया है। मैं इसी के बाद एक सप्लीमेंट लेक्चर और डाल दूंगा, उसको कोई नाम नहीं देंगे अपन, सप्लीमेंट आप सेल डिवीजन कहलाएगा, नंबर नहीं देंगे उसको अपन, वो केवल रहेगा क्वेश्चंस का। हालांकि मैंने यहीं पीछे क्वेश्चंस लगा रखे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारे सेल डिवीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन कब स्टार्ट होता है? हम लोग सभी जानते हैं रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। एम फेज, G2 फेज, शांत प्रावस्था और G1 फेज। एम फेज की बात करें तो ये सम विभाजन है, मतलब एम का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ए के साथ में, तो सी और डी में मिल रहा है। बी को देख लेते हैं G2 फेज में। तो G2 फेज क्या एक अक्रिय अवस्था है? नहीं भाई, ये अक्रिय अवस्था नहीं है, मतलब सेकंड नहीं होगा। क्या G2 में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है? 100% कंफर्म है, G2 के दौरान प्रोटीनों का संश्लेषण होगा। दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका चक्र की G0 फेज में कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है। गलत, कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, लेकिन कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। सेंट्रोसोम इंटरफेस की एस अवस्था में द्विगुणन करता है, दूसरी स्टेटमेंट क्या हो गई सही। मतलब कथन एक असत्य है, लेकिन कथन नंबर 2 सत्य है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एस फेज, एस फेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मींस इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ। G2 फेज की बात करें तो G2 फेज में अगेन वही प्रोटीनों का सिंथेसिस, मतलब आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो ए का 4 एंड बी का 1 ऐसा हमें मिल रहा है केवल और केवल बी ऑप्शन में, दैट इज आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलें। फल मक्खी में हर एक सेल में 8 गुणसूत्र हैं, 2n बराबर बोल दिया उसने 8। सूत्री विभाजन की इंटरफेज की G1 में यदि क्रोमोसोम 8 हैं तो एस फेज के बाद क्रोमोसोम कितने होंगे? हम जानते हैं एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम बने रहते हैं। इसका मतलब है अभी भी क्रोमोसोम का नंबर 8 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं।
तारक केंद्र या सेंट्रियोल कब द्विगुणित होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर है एस फेज। आप देख पा रहे होंगे कितने सिंपल कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने अभी तक जितनी भी थ्योरी डिस्कस करी है उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा अभी गैप, वो अपने जो अपने कंट्रोल यूनिट्स या चेक पॉइंट्स होती हैं उनका क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको यहीं पर अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, उसे डिस्कस करेंगे। अगला है अंतरावस्था की जीवन फेज के बारे में सही चुनिए। सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन, नहीं भाई, पुनर्गठन एम फेज में। कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। 100% यही है हमारी जीवन फेज। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं और निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश करती हैं, जिसे G0 फेज कहते हैं। यह फेज किसके बाद आती है? तो बेटा जीवन से निकल के G0 में पहुंचते हैं, मतलब G0 फेज जीवन फेज के जस्ट बाद में आती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। G0 फेज में कोशिकाएं क्या कोशिका चक्र को समाप्त कर देती हैं? नहीं भाई, गलत है। इंग्लिश में बिल्कुल क्लियरली लिखा है, हिंदी में भी क्लियरली लिखा है, एनसीईआरटी में एग्जिट करती हैं, कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं। तो आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। कोशिका चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम G1, फिर S, फिर G2, फिर M। ये ऑप्शन में दिया है केवल ए में, बाकी में तो M फिर G1 के बाद G2 दे दिया, गलत है। फिर G1 G2 S, गलत। G1 G2 M, गलत। तो आंसर होगा हमारा ए। कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए का सिंथेसिस कितनी बार रिपीट हो रहा है? सेम क्वेश्चन, आंसर होगा एस फेज। जब कोशिका में डीएनए रेप्लिकेशन द्विसाख रुक जाता है तब किस जांच बिंदु को हमें सक्रिय करना होगा? G1 S, G2 M। बेटा एक जो चेक पॉइंट है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन G1 एंड S। एक चेक पॉइंट यहां पर प्रेजेंट है, इसे G1 या S चेक पॉइंट बोलते हैं। दूसरा जो चेक पॉइंट है वो है G2 या M चेक पॉइंट, ठीक है। तो यदि हमारा जो रेप्लिकेशन है वो रेप्लिकेशन या हमारी जो सेल डिवीजन की जो इंटरफेस चल रही है वो रेप्लिकेशन वाली स्टेप में रुक गई है, मतलब वो एस फेज में रुकी हुई है, तब हमें किस चेक पॉइंट को सक्रिय करना होगा? हमें G2 या M जो चेक पॉइंट है उसको हमें एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि भाई सेल यहां तक तो आ गई है, एस फेज तक यहां आ गई है, तभी तो यहां रेप्लिकेशन रुका है, मतलब उसने पहला चेक पॉइंट तो क्रॉस कर लिया है। दूसरे चेक पॉइंट को जब हम सक्रिय करेंगे G2M चेक पॉइंट को, तब जाके ही सेल का जो सेल डिवीजन है वो कंप्लीट हो पाएगा, वो पूरा हो पाएगा। अगला है एक कायिक कोशिका जिसने अभी अभी अपनी एस फेज पूरी करी है, उसमें स्पीसीज में गैमीट की तुलना में बेटा जो गैमीट होता है उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड C अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, जबकि अभी अभी यदि एस फेज पूरी करी है तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4C अमाउंट में क्या होगा? डीएनए होगा। तो गुणसूत्रों की संख्या तो 2 गुनी, बट डीएनए का अमाउंट जो है वो 4 गुना होगा। तो आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी, डीएनए की मात्रा 4 गुनी, आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी घटना सूत्री विभाजन के दौरान कभी नहीं होती? तो हम समझ गए हैं सूत्री विभाजन के दौरान कभी भी क्रॉसिंग ओवर होने वाली नहीं है, और क्रॉसिंग ओवर के दौरान ही समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये कभी भी माइटोसिस में होने वाली घटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। सूत्री विभाजन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करो। तर्क तंतु गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं। अरे भाई यही तो गलत है, गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर से नहीं जुड़ते हैं, वो तो जुड़ते हैं काइनेटोकोर से, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा ए। हाँ, टीलोफेज में गुणसूत्र असंघनित होते हैं, सही है। गुणसूत्र बिंदु का विखंडन होता है, ये भी सही है। और मेटाफेज में सारे गुणसूत्र एक इक्वेटर पर जमा हो जाते हैं, वो भी सही है। लेकिन हाँ, कभी भी स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र बिंदु से नहीं जुड़ते, वे जुड़े होते हैं काइनेटोकोर से। तो आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 16। हमें यहां पर होने वाली घटनाओं का सही क्रम बताना है। देखते हैं क्या सही क्रम होगा, और वो भी बताना है सूत्री विभाजन में।
चूंकि सूत्री विभाजन में बताना है, पहले ऑप्शन में दिया है जीन विनिमय, इम्पॉसिबल, माइटोसिस में जीन विनिमय होता ही नहीं है। सी ऑप्शन देखें, यहां भी जीन विनिमय लिखा दिख रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बचा बी और डी, संघनन दोनों में होता है। केंद्रक झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, गुणसूत्र का विभाजन, पृथक्करण, अंत्यावस्था, ये सीक्वेंस सेम है। बट हाँ, डी ऑप्शन में उनने केंद्रक झिल्ली का विघटन नहीं दिया, इसलिए हमारा सही आंसर जो है वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों पर जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हैं, जो ग्रंथिकाएं बनती हैं, अरे वो इस तरह से संरचना बनाई थी हमने, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, उसका बनना किसे अभिलक्षित करता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमें बताती है कि वो स्थान कौन सा है जहां जीन विनिमय हो रहा है, जहां रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जहां क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के विषय में कौन सा कथन गलत है? डीएनए रेप्लिकेशन मियोसिस सेकंड की एस फेज में होता है, गलत हो गया भाई यही। अरे भाई, डीएनए रेप्लिकेशन तो केवल एक बार होता है, वो भी मियोसिस फर्स्ट के पहले होता है, और उसने गलत पूछा है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की एस फेज के दौरान होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर ए। अगला ऑप्शन यदि हम देखें तो समजात गुणसूत्रों का युग्मन एवं पुनर्योजन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में होता है ना? बिल्कुल सही है। अर्धसूत्री विभाजन 2 के बाद 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं, ये भी सही है। अर्धसूत्री विभाजन की 2 अवस्था अर्धसूत्री विभाजन 1 एवं 2 होती हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु टूटता है? अरे भाई, मियोसिस 1 में गुणसूत्र बिंदु नहीं टूटता। कब टूटता है? मियोसिस सेकंड में, और मियोसिस सेकंड में भी कब? एनाफेज सेकंड में, अंत्यावस्था सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। अर्धसूत्री प्रोफेज की कौन सी अवस्था का विशिष्ट लक्षण कियाज्मेटा का उपांती भवन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा, ये है डायाकाइनेसिस में होता है। किसमें होता है? डायाकाइनेसिस, या इसे बोलते हैं पारगतिक्रम अवस्था। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 21, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब टूटना स्टार्ट होता है? तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो जो डिप्लोटीन है, या जिसे द्विपट्ट अवस्था कहते हैं, इसके दौरान सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं दे रखी हैं, जैसे एक अवस्था दे दी है युग्मपट्ट, या जिसे बोलते हैं डिप्लोटीन। ठीक है, फिर युग्मपट्ट या डिप्लोटीन नहीं भाई, कुछ हिंदी में गलत कर रहा हूं मैं, अपन लिख देते हैं डायाकाइनेसिस, फिर युग्मपट्ट, या ये हो जाएगी हमारी जाइगोटीन, स्थूलपट्ट या पैकिटीन, द्विपट्ट या डिप्लोटीन, और ये है डायाकाइनेसिस। तो डायाकाइनेसिस के दौरान क्या होता है? उपांती भवन। ठीक है, डिप्लोटीन में क्या होता है? कियाज्मेटा फॉर्मेशन। तो हमारा डी का आंसर है 1, डी का 1। सी का आंसर क्या है? 2, तो सी के लिए आंसर यहां पर 2 है, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्रॉसिंग ओवर कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में व कौन से गुणसूत्र के बीच होता है? तो क्रॉसिंग ओवर होता है प्रोफेज 1 में, पैकिटीन में, जाइगोटीन, जाइगोटीन कैंसिल, तो प्रोफेज 1 पैकिटीन, प्रोफेज 1 पैकिटीन, और ये होता है समजात गुणसूत्रों के बीच में। तो यहां दिया है समजात, ये असमजात, दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था में होता है? पृथक्करण किस प्रावस्था में प्रारंभ होगा? हम सभी जानते हैं ये होगा डिप्लोटीन अवस्था में, है ना? और डिप्लोटीन का मतलब है हमारा युग्मपट्ट प्रावस्था। अरे मैं बार बार युग्मपट्ट कर देता हूं डिप्लोटीन को। डिप्लोटीन याद रखें आप कि जो समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण है वो किस अवस्था में प्रारंभ होगा? वो प्रारंभ होगा डिप्लोटीन फेज में, जिसे बोलते हैं द्विपट्ट प्रावस्था।
क्वेश्चन नंबर 25 पर आए, मैच द कॉलम है अगेन। तो जो पैकिटीन है, पैकिटीन में क्या होता है, जीन विनिमय। मतलब ए का आंसर 3, आंसर रहेगा सी। इसी तेजी के साथ आपको भी मैच द कॉलम या सारे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यदि आपने स्पीड स्लो रखी, बायो का पेपर ही इतना समय खा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री करने के लिए समय बचने वाला नहीं है। तो इसलिए बायो में स्पीड मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। मियोसिस में जीन विनिमय कब होता है, पैकिटीन में। तो आप याद रखें पैकिटीन, और जो पैकिटीन है इसको हम बोलते हैं स्थूलपट्ट प्रावस्था। अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं का सही क्रम है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहां पर दे रखा है सिनेप्सिस यानी कि बी, सिनेप्सिस के बाद ए यानी क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बाद सी यानी किएज्मेटा का अंत, और डी केंद्रिका का अदृश्य होना। तो ऑप्शन आ जाएगा बी ए सी डी। और इसी के साथ हमारे सेल डिवीजन के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। बेस्ट ऑफ लक।